प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारी जो पहली पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, तो पहली पुस्तक के अंदर हम लोग आदिकाल की जो वीर गाथा परिस्थितियाँ हैं और उन परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि जो परिस्थितियाँ थी उन परिस्थितियों में 4-5 प्रकार की जो परिस्थितियाँ पहले रही और उस दौरान उन परिस्थितियों में भी हमें आदिकाल के बारे में जानने को मिला। लेकिन आज की जो परिस्थिति है वो मुख्य रूप से जिस तरह से हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के दौरान आज की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां हैं साहित्यिक परिस्थितियां या साहित्य की परिस्थितियां, क्योंकि उस दौरान जो रचनाएं हुई उन रचनाओं के अंदर विशेष क्या रहा, तो इसको लेकर के और इस समय के जो कवि थे उन कवियों ने क्या है कि अपनी रचनाओं के माध्यम से आदिकालीन जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का वर्णन है वो किया। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने राजनीतिक को पढ़ा। हालांकि परिस्थितियां के बारे में पढ़ें तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी साहित्यकार है उनके खातिर कहते हैं कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण है, ठीक है, और वो उन वास्तविक स्थितियों से अवगत करवाता है कि उस समय जो घटित हुई हैं, और कुछ कल्पनाओं के सहारे भी किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया जाता है, किंतु उसके साथ साथ उसकी जो समय अवधि है वो उससे मेल खाती है या नहीं खाती, तो इन सब चीजों का को लेकर के और उनकी जो रचनाएं वो की जाती है। हम लोगों ने इन परिस्थितियों में राजनीतिक परिस्थितियों को पढ़ा, उसके साथ साथ धार्मिक परिस्थितियों को पढ़ा, उसके साथ साथ सामाजिक परिस्थितियों को पढ़ा, आर्थिक परिस्थितियों को पढ़ा, सांस्कृतिक स्थितियों को पढ़ा। अब जो परिस्थिति है वो है साहित्य की। साहित्य की खातिर बताया जाता है कि ये जो युग है इस युग के दौरान साहित्य 3 प्रकार के आश्रय में पल रहा था, और 3 प्रकार के आश्रय प्राप्त कर निर्मित हुआ। और 3 प्रकार का जो आश्रय वो किस प्रकार का था, एक तो राजा, ठीक है, दूसरा प्रजा और बीच में धर्म, ठीक है। तो राजा, धर्म और प्रजा। अब राजा यथा राजा तथा प्रजा, ठीक है, और राजा का प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य है और प्रजा का राजा के प्रति क्या कर्तव्य है। जैसे हम लोगों ने कल साहित्यिक परिस्थितियों में पढ़ाई था कि जो राजा थे या जो स्वदेशी राजा थे वो तो एक तरह से ये मान के चलो कि उन्होंने आम जनता के ऊपर एक तरह से ज्यादती सी करती थी, ठीक है, भारी आक्रामकता ने तो की थी, किंतु जो स्वदेशी थे वो भी एक तरह का उनके साथ ये कह सकते हैं कि अन्यायपूर्ण जो व्यवहार है वो किया करते थे। अधिकांश राजाओं के बीच में कुछ एक को छोड़ दें तो ऐसा जो भाव है वो देखने को मिला। अब वो कहते हैं कि ये जो साहित्य है वो राज्य आश्रय से प्राप्त साहित्य के अनुसार राजा की सभा में राज्य से प्राप्त साहित्य के अनुसार राजा भोज जो थे, कहाँ राजा भोज कहाँ गेहूं तेली वाली जो कहावत है, क्योंकि भोज अपने आप में एक कह सकते हैं कि बहुत ही दानशील, दान पुण्य करने वाले, या कह सकते हैं बहुत ही धर्म प्रेमी या ऐसे कवि ऐसे राजा रहे। तो उन्होंने कहा कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर के राजा की जो दानशीलता का लंबा और धर्म के आश्रय से प्रेरित जो था, तो ये जो रचनाएं थी वो लंबा चौड़ा वर्णन करने वाले लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय है वो जा चुका था। कहने का मतलब ये था कि जिस तरह से सारे उस समय के जो अधिकांश कवि वो दरबारी थे, और दरबारी कवि होने के साथ साथ जैसे आप लोगों को पहले ही बताया कि वो उनके गुणशील स्वभाव की प्रशंसा किया करते थे। उनकी प्रशंसा करने के साथ साथ राजा उनसे खुश होकर के और वो उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप भेंट है वो प्रस्तुत दे देते थे। तो यहाँ उनकी खातिर बताया जाता है कि राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की जो दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करने वाले कवियों का जो समय वो जा चुका था, क्योंकि उस समय जो क्या था कि राज दरबारों में शास्त्रार्थों की जो धूम नहीं रह गई थी। पहले जो क्या था कि शास्त्र को लेकर के दो दो हाथ है, दो दो हाथ का मतलब ये था कि अपनी विद्या का बखान करना या अपनी जो रचना है उनका बखान करना, तो उस चीज का जो समय है वो जा चुका था। जो कहते थे कि पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार
पुरस्कार का जो विधान है वो ढीला पड़ गया था। उसके साथ साथ उस समय के, जैसे आपको बताया कि आदिकाल के अंदर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने, उन्होंने संधि और चारण काल के नाम से पुकारा। तो अधिकांश जो कवि थे वो कवि अपने आप में चारण जाति के भाट थे, ठीक है। तो ये जो कवि हैं उनकी खातिर बताया जाता था कि उन्होंने उन राजाओं के पराक्रम में विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का जो अत्युक्ति पूर्ण जो आलाप करते थे, उसके साथ साथ रण क्षेत्रों में युद्धों के दौरान उनका जो कौशल कार्य हुआ करता था। उसके साथ साथ ये बताया जाता है कि उस समय के जो दरबारी कवि थे ना, वो कुशल योद्धा भी हुआ करते थे। वो युद्ध क्षेत्र में जाकर के, रणभूमि में जाकर के, और एक तरह की जो ओजस्वी शैली के अंदर कोई गीत गाया करते थे या कोई कविता की रचना करते थे, या उससे उनको उत्साहित करते थे। तो उसकी खातिर कहते हैं कि ये जो रण क्षेत्रों में जाकर के वीरों के हृदय में उत्साह की जो उमंग भरा करते थे, वही सम्मान पाता था जो उस समय वीर गाथाओं की जो उन्नति किया करता था, या उन वीर गाथाओं की जो रचना है वो किया करता था। तो इनकी खातिर बताया जाता है कि इस समय के जो कवि थे वो कवि इस तरह की कविताएं वो किया करते थे। तो अब हम लोग जिस तरह से हमारा साहित्यिक परिस्थितियां चल रही हैं साहित्य को लेकर के, तो उनके अनुसार वो कहते हैं कि समस्त, क्योंकि आदिकालीन रचनाएं समस्त राष्ट्र काव्य जैसे इस आदिकाल के दौरान इसके अंदर अधिकांश रचनाएं वो रासो रही। तो उनके जैसे किसी नायक के साथ उनका नाम जो जोड़ दिया जाता था, तो उनके अनुसार रासो काव्य इसी वर्ग का, जैसे चाहे पृथ्वीराज चौहान, विशलदेव रासो, ठीक है। तो इन खुमाण प्रमाण ऐसे, तो रासो काव्य इस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ साथ धर्म के आश्रय से प्रेरित होकर के इन रचनाओं में मुख्यतः जिनका मूल उद्देश्य सांप्रदायिक प्रचार प्रसार और खंड मंडन था। अब कहते हैं कि यहाँ ये जो राष्ट्र काव्य है, उस राष्ट्र काव्य की रचना इसलिए की जाती थी, एक तो इनके लिए कहा जाता था कि ये राष्ट्र काव्य है वो इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। उसके साथ साथ है धर्म के आश्रय से प्रेरित होकर, पहले वाला राजा को लेकर के, पहला जो था वो राजा की दानशीलता को लेकर के एक लंबा चौड़ा बखान वर्णन करना, ठीक है। एक बात है, क्योंकि ये तीन प्रकार से आश्रय में पल रहा था। तो पहला तो हो गया राजा को लेकर के और उसकी दानशीलता को लेकर के, उसके कुशल व्यवहार को लेकर के, उसके व्यक्तित्व को लेकर के, उनके युद्ध कौशल को लेकर के, उनकी दानशीलता को लेकर के। तो ये सारी की सारी जो चीजें वो इसमें देखने को मिली। उसके साथ साथ दूसरा जो था वो था धर्म के आश्रय से प्रेरित होकर के इस दौरान साहित्य में मुख्यतः ये रचनाएं रची जा रही थी। उन रचनाओं में जिनका मूल उद्देश्य सांप्रदायिक अर्थात धर्म को लेकर के, जाति वर्ग भेद को लेकर के जो प्रचार प्रसार था, उस प्रचार प्रसार का खंडन मंडन करना, अर्थात उसको एक विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना। इस तरह से उस दौरान ऐसे साहित्यिक परिस्थितियों में देखने को मिला। उसके साथ साथ ये जो रचनाकार हैं वो कहते हैं कि शुक्ल जी के शब्दों में हम लोग देखें तो शुक्ल जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो अपनी रचनाओं के अंदर यहाँ तक कहा कि उस दौरान का जो साहित्य था उसमें तांत्रिक विधान, जो तंत्र मंत्र विद्या, क्योंकि जो नाथ थे और जो सिद्ध थे वो जो लोग हैं वो इस तरह की जिस तरह से रचनाएं किया करते थे, तो वो चीजें देखने को मिली। ये जो तांत्रिक विधान, योग साधना, जैसा मैंने आपको बताया कि जो हठ योगी हुआ करते थे, कपालभाति वगैरह, शिव और शक्ति को मानने वाले थे, ठीक है। महाकाल ऐसे महारात्र, माफ करना, 5 रात्र और ऐसे को मानने वाले थे। तो ये योग साधना इसके अंतर्गत है। आत्मनिर्भय, उसके साथ साथ श्वास विरोधी, ठीक है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए जिस तरह से कपालभात है तो उसमें अपने जो शरीर की जो संरचना है और शरीर की संरचना के अनुसार जो
मुद्रासन है, उस मुद्रासन में इसी तरह से बैठना, इसी तरह से अपने हठ योग करना, जिससे वो उनको कुछ थोड़ा सा और ढंग से बता सके। तो आत्मनिग्रह, श्वास विरोधी, भीतरी चक्रों की नाड़ियों की स्थिति। अब भीतरी चक्रों की नाड़ियों की स्थिति का मतलब है कि जिस तरह से मनुष्य पंच तत्वों से बना है और पंच तत्वों के का जिक्र है, तो मैं आपको कहूं कि जिस तरह से हमारा ये जो नाम है, जब हम भगवान जिस तरह से नाम से संबोधित करते हैं, तो यही पंच तत्व उसमें शामिल है। जैसे भय से भूमि, ठीक है, और ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, ठीक है। और अपने शाब्दिक शब्दों में कहें तो जिस तरह से धरती, आकाश, हवा, पानी, आग, तो वही यही पंच तत्व हैं कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। जैसे भगवान नाम है ना, उन भगवान नाम से भी हमारे पंच तत्वों से वो मेल खाता है। तो ये चीजें देखने को मिली। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि उसके साथ साथ नाड़ियों की स्थिति, मनुष्य शरीर के जो वैसे तो 10 रंध्र है, ठीक है, और 9 रंध्रों पर 10वां द्वार, ठीक है, जो हमारा जो सिर का जो अंतिम समय के अंदर इस कपाल को तोड़ दिया जाता है, तो ये अपना 10वां रंध्र है, ठीक है। उसके साथ साथ भीतरी नाड़ियों का जिक्र करें तो ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां होगी अपनी, इंडला, पिंडला, ठीक है। तो इन नाड़ियों का भी वो लोग अपनी योग साधना के चलते और साहित्य में इस तरह का जो भाव है वो और इस तरह की जो रचना है वो देखने को मिली। अंतर्मुख साधना, अंतर्मुख साधना का मतलब है एक तो बहिर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब क्या है कि सभी से मिलता जुलता हो, ठीक है, सबके सामने प्रचार प्रसार करता हो। और एक अंतर्मुखी मतलब एकांत चित्त रह करके अपने आप में सिमटा हुआ, ठीक है, और अपनी मतलब साधना में लीन, ठीक है। तो ऐसी जो अंतर साधना, जैसे तो उन अंतर साधनाओं को भी उन लोगों ने उस समय महत्व दिया कि जो एकाग्रचित होकर के और विशेष पूजा अनुष्ठान करता हो, तो वो चीजें हैं वो इसमें देखने को मिले। तो इस प्रकार का जो साहित्य है वो इस साहित्य के अंदर शामिल रहा। वो शुक्ल जी के शब्दों में वो कहते हैं, तो उनकी रचनाओं के अंदर तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिर्भर, ठीक है, और उसके साथ साथ श्वास विरोधी, उसके साथ साथ अपनी जो भीतरी शरीर की जो आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो भीतरी चक्रों की नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना को महत्व दिया गया, ठीक है, इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र थी। अब इनकी खातिर कहते हैं कि ये जो शिक्षा है वो एक सांप्रदायिकता को लेकर के प्रस्तुत की गई। कहते हैं कि जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियां और दशाओं में उनका कोई संबंध नहीं था, और ऐसी जो शिक्षा उसका उनको लेकर के किसी प्रकार का कोई, कहते हैं कि जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं की स्थिति में उनसे कोई संबंध नहीं था। अब उस दौरान अतः जो शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती, किंतु शुक्ल जी के पश्चात उसमें महत्वपूर्ण रचनाएं शुद्ध साहित्य में स्थान पाने वाली हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो चीजें है ना, ये जो चीजें हैं वो क्या है कि शुद्ध साहित्य के रूप में नहीं आती, ठीक है, क्योंकि शुद्ध साहित्य क्या है, ये तो अपने एक कह सकते हैं कि जो इस क्षेत्र से जुड़ा और जो उसके लेकर के इसकी चर्चा करे तो उनके खातिर। उसके बाद वो कहते हैं कि शुद्ध साहित्य के स्थान पाने वाली रचनाएं प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य रूपों में है। अब कहते हैं कि अपना जो हिंदी साहित्य के अंदर है, चाहे गद्य कहो चाहे पद कहो, ठीक है, और गद्य और पद के अंदर है, और एक तरह से इनको रचने की जो शैली है वो शैली आपकी कहलाई प्रबंध और मुक्तक, दोनों का जो नाम है वो दिया गया, प्रबंध और मुक्तक। प्रबंध अर्थात क्रमबद्ध तरीके से कई भी रचना, और मुक्तक अर्थात स्वतंत्र भाव से कई भी रचनाएं स्वतंत्र भाव से कही जाए वो। तो इसको लेकर वो कहते हैं कि शुद्ध साहित्य में स्थान पाने वाली रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के जो काव्य रूप है वो देखने को मिले। अब क्या था, अब वो कहते हैं कि लोक का आश्रय प्राप्त रचनाओं में अमीर खुसरो की पहेलियां। अब लोक का आश्रय अर्थात क्योंकि जो आदिकालीन साहित्य था तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों की किंवदंतियों को लेकर के और जो लोक कथाएं थी, और लोक कथाओं के साथ साथ उस समय की जो प्रचलित कहावतें थी, और वो प्रचलित कहावतें वो अपने आप में क्या है कि इससे जुड़ी हुई थी। अब यहाँ जो
एक साहित्यकार है, उनको भी शामिल किया गया। वो कहते हैं कि लोक के आश्रय पाकर के रचनाओं में अमीर खुसरो जो उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया जी, और अमीर खुसरो की पहेलियां किस तरह से, जिस तरह से पहेलियों का मतलब, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, जो जो थाल चले मोती एक भी ना गिरे। तो कहने मतलब ऐसी पहेलियों का बखान कर देना जिससे मतलब जल्दी से उसका तर्क संगत अर्थ ना निकले। तो अर्थ की दृष्टि से देखें तो आसमान के लिए कहा गया, आकाश के लिए, क्योंकि जो तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं और वो तारे एक तरह से मोती के समान चमक रहे हैं। ठीक है, तो एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, जो जो थाल चले मोती एक भी ना गिरे। ठीक है, तो इसको लेकर के अब अमीर खुसरो की खातिर जिस तरह से बताया जाता है ना कि उनकी एक पहेली कि गोरी सोए से इस पर मुख पे डाले केस, चारों तरफ अंधेरा हुआ, चलो खुसरो अपने देश से। अर्थात क्या है कि उनके जो गुरु हैं उनका देवासन हो गया है और उनके मुख के ऊपर उनके जो बाल हैं वो गिरे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि अब यहाँ आपको ज्ञान देने वाला और आपको सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अब चारों तरफ एक तरह से अंधेरा सा हो गया, क्योंकि उनके जो गुरु हैं उनका देवासन हो गया है और वो उन नश्वर शरीर को छोड़ करके वो जो आत्मा है वो परमात्मा में विलीन हो गई है। तो इस तरह की जो चीजें वो उसमें देखने को मिली। तो यहाँ वो कहते हैं कि लोकाश्रय पा करके अमीर खुसरो की पहेलियां जगनिक एक कवि हुए, और जगनिक का आल्यखंड तथा नाथ कवियों की खंडनात्मक मुक्तक कविताएं आती हैं। अब उसमें बताया जाता है एक तो जगनिक का आल्यखंड, और उसके साथ साथ जो नाथ संप्रदाय के कवि थे उन कवियों की खंडात्मक तथा टुकड़ों के अंदर, और जो मुक्तक अर्थात स्वतंत्र भाव से रची हुई जो रचनाएं वो इसमें आती हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियां रही, वो परिस्थितियां रही अपनी साहित्यिक परिस्थितियां। मोटे मोटे रूप से देखें तो साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत ये जो साहित्य वो 3 प्रकार के राज्य आश्रय में पल रहा था। उसमें राजा, प्रजा और राजा धर्म और प्रजा को लेकर के राजा की खातिर बताया गया कि राज्य आश्रय से प्राप्त साहित्य के अनुसार राजा भोज की जो सभाओं में खड़े होकर राजा की दानशीलता का जो वर्णन किया गया था वो लंबा चौड़ा वर्णन करने से, और उनको लाखों रुपए जो प्राप्त हुआ करते थे, तो उन साफ साफ उसने कहा है कि लाखों रुपए पाने वाले जो कवियों का जो समय है वो जा चुका था। और यहाँ सिर्फ दरबारों के अंदर जो शास्त्रों की धूम नहीं रह गई थी, पहले जो चल रही थी वो जो आदिकाल के अंदर जो चीजें चल रही थी वो अब समाप्ति के कगार पे थे। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि पांडित्य के चमत्कार से पुरस्कार पाने का जो विधान है वो भी ढीला पड़ गया था। उसके साथ साथ इस समय के जो भाट और चारण कवि थे, उन कवियों ने जो जिस तरह से राजा के पराक्रम का जो बखान किया करते थे, उन्होंने किस तरह से अपने विजय पर शत्रु प्राप्त किए, किसी कन्या का उन्होंने किस तरह से हरण कर लिया, और उसके दौरान वो अपना जो राग है वो अल्पाते थे, तो उनको लेकर के उन्होंने वर्णन किया। उसके साथ साथ उनकी खातिर बताया कि वो जिस तरह से युद्ध भूमि में जाया करते थे और अपनी ओजस्वी कविताओं के अंदर उनमें उत्साह और उमंग भरने का जो कार्य करते थे। तो ये सारी की सारी चीजें उसमें देखने को मिली। शुद्ध साहित्य को लेकर के भी बताया गया कि किस तरह से जो एक तरह से देखा जाए तो साहित्य के अंदर इस तरह की जो विद्याएं हैं, तांत्रिक है, योग साधना, आत्मनिर्भर, श्वास विरोधी, भित्री चक्रों की नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुखी साधना आदि को भी महत्व दिया गया। लेकिन इसको क्या है कि एक शुद्ध साहित्य नहीं माना। जीवन की जो स्वाभाविक अनुभूतियां और दशाओं का उनसे कोई लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था। तो इसको लेकर के वो एक तरह से हालांकि जिक्र जरूर किया जाता है, किंतु उसको साहित्य की दृष्टि से उसको शुद्ध नहीं मानते। जबकि शुद्ध साहित्य की खातिर वो बताते हैं कि जिस तरह से मुक्तक और प्रबंध काव्य या प्रबंध या मुक्त काव्य उनमें जो रचनाएं की गई है वो अपने साहित्य की दृष्टि से अपने आप में सही है। उसके साथ साथ लोगों का आश्रय पाकर के जो अमीर खुसरो हैं उनकी पहेलियां, जगनिक की आल्यखंड और जो नाथ पंथियों की खंडात्मक मुक्त कविताएं वो इसके अंतर्गत आती है। ये साहित्यिक दृष्टि से हुआ। अब हम लोगों ने पढ़ा राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। अब उसके साथ साथ साहित्यिक परिस्थितियां। अब साहित्यिक परिस्थितियों को हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आता है इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष के अनुसार अगर देखें तो ये जो साहित्य है या ये जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का बखान करने के लिए हम जिसको पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंदर जो अपना जो महत्व रखते हैं वो रखती है भाषा।
किसी भी रचना को पढ़ना, उसका वर्णन करना, ठीक है, उसको सरलता और सुगमता से समझना या समझाने का प्रयास करना, ठीक है, तो वो निर्भर करता है उस समय के दौरान जो साहित्य की भाषाएं हुआ करते थे वो भी क्या थी कि जिस तरह से इनके जो 3 प्रकार है ना, उसी प्रकार साहित्य की जो भाषा है वो भी 3 प्रकार से थी। 3 प्रकार के अंदर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि संस्कृत अपने आप में एक वैदिक भाषा, ठीक है, वेदों और पुराणों की भाषा रही। उसके साथ साथ प्राकृतिक साहित्य देखने को मिला, उसमें अपभ्रंश का जो प्रभाव है वो देखने को मिला। उसके साथ साथ जो हिंदी साहित्य की जो भाषा है, और हिंदी साहित्य के अंदर जिस तरह से जो जैन आचार्य हैं उन्होंने अपनी रचनाएं की, उन्होंने अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। तो कोई भी साहित्य और उस साहित्य को सरलता से समझने के लिए उस समय की तत्कालीन युग की जो अपनी परिभाषा, हालांकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तर राजस्थानी और मध्य राजस्थानी डिंगल और पिंगल भाषा चला करती थी आदिकाल के दौरान, ठीक है। संस्कृत भाषा का अपना प्रभाव था, संस्कृत साहित्य का अपना प्रभाव था, प्राकृत का और अपभ्रंश का अपना प्रभाव था, और हिंदी साहित्य का अपना प्रभाव था। तो यहाँ निष्कर्ष से कहें कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी साहित्य के आदिकालीन परिस्थितियों में परिस्थितियां जो थी वो अत्यंत विषम थी। ये सारी की सारी जो परिस्थितियां है ना, ये अत्यंत विषम थी। विषम, किसी में भी समानता नहीं थी, ठीक है। जिस तरह से विषम का मतलब आप समझते ही हो कि अगर हम कोई अंक से समझने का प्रयास करें तो 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, और 2, 4, 6, 8 और 10 ये अपने आप में सम संख्याएं हैं। तो कहने का मतलब जिस तरह से ये विषम है और किसी में कोई समानता देखने को नहीं मिलती, उसी प्रकार ये परिस्थितियां भी अपने आप में विषम थी। चाहे उसको किसी भी दृष्टि से देखें, आप राजनीतिक दृष्टि से देखो, धर्म की दृष्टि से देखो, समाज या संस्कृति के क्षेत्र में देखो, क्योंकि कारण क्या था? कारण ये था कि इस क्षेत्र के अंदर मुसलमानों के आगमन से एक विचित्र जो हलचल है वो समाज के अंदर उत्पन्न हो गई थी। तो इसको लेकर के और कहने का मतलब इस साहित्य के इस परिस्थितियों के अंदर ये जो भाव है वो देखने को मिला। उसके साथ साथ और कहते हैं कारण, कहते हैं कि युद्धों का जो युग था, स्वाभाविक सी बात है, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अपनी जो हिंदी साहित्य का जो उदय हो रहा था, तो वो जो समय था, वो समय अपने मतलब एक तरह के युद्ध कौशलों का समय था। युद्ध वगैरह ज्यादा हो रहे थे, भारी आक्रामकता आ रहे थे, हिंदू जनता क्षत विक्षत हो रही थी, स्वदेशी राजा के पतन का युग कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो भाव वो देखने को मिल रहा था। तो ये कहते हैं कि युद्धों के युग होने के कारण और उनकी जो आर्थिक स्थिति है, क्योंकि जो भार है वो उन्हीं के ऊपर गिर रहा था, आर्थिक स्थिति है वो अत्यंत शोचनीय थी। जो भी युद्ध वगैरह होंगे या किसी भी प्रकार का जो भेदभाव होगा, उससे जो भार है वो आर्थिक रूप से वहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के वो कहते हैं कि युद्धों के युग के कारण आर्थिक परिस्थितियां अत्यंत शोचनीय, और मुसलमानों के निरंकुश, उन पे कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा था। निरंकुश व्यवहार और अत्याचारों ने समाज में अशांति, अराजकता, भय और घृणा उत्पन्न कर दी थी। और ऐसी परिस्थितियों में आदिकालीन जो रचनाओं का जो निर्माण है वो हुआ। अब उसमें वो कहते हैं कि ये जो भारी आक्रामकता आए हुए थे, मुस्लिम साम्राज्य वो फैल रहा था, उस पर किसी प्रकार का भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा था। उनकी मनमानियां चल रही थी, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार जितना कर लगान वगैरह वो बढ़ा रहे थे। कह सकते हैं कि हिंदू जो संस्कृति है उसका वो लोग एक तरह से नष्ट वष्ट कर रहे थे। कल हम लोगों ने पढ़ा जिस तरह से बाहर से आए हुए जो गजनवी हैं, गजनी के शासक हैं, उन्होंने 18 बार भारत को लूटा। जो नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, वहाँ उनके वेदों, हमारे वेदों और पुराणों की जो कह सकते हैं कि उनसे होली खेली गई, सोमनाथ के मंदिर को क्षत विक्षत कर दिया गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे भारतीय संस्कृति के साथ एक तरह का छल है वो देखने को मिला। तो ये कहते हैं कि निष्कर्ष रूप से आदिकालीन जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अंदर देखने को मिला कि
यहाँ की जो परिस्थितियां थी वो अत्यंत विषम थी, चाहे किसी भी दृष्टि से देखें, हम लोग राजनीतिक दृष्टि से देखें, धर्म की दृष्टि से देखें, समाज और संस्कृति के रूप में देखें, और यहाँ तक कह सकते हैं कि ये जो समय था वो बिल्कुल अशांति का, अराजकता का और भय और घृणा का, क्योंकि जनता के अंदर एक तरह का भय सा उत्पन्न है वो हो गया था। कारण ये था कि वो अपनी मनमानियां कर रहे थे, और अपनी मनमानियां करने से उनको रोकने वाला कोई नहीं था। ठीक है, हमारे खुद के जो शासक हैं वो भी एक तरह से पंगु बन बैठे थे, कह सकते हैं कि वो उन्हीं के अधीन हो गए थे, क्योंकि थोड़ा सा प्रलोभन और थोड़ी सी व्यवस्था को लेकर के, और उनके ऊपर एक तरह से ये मान लिया देखा जाए कि उन लोगों को अपने वश में कर रखा था। तो ये जो चीजें हैं, उन चीजों का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि उस समय की परिस्थितियां रही। अब उसके साथ से वो कहते हैं कि भाषा की दृष्टि से देखें तो भाषा की दृष्टि से भी उस दौरान क्या है कि 3 प्रकार की जो साहित्य रचना हुआ करती थी। संस्कृत साहित्य, उस संस्कृत साहित्य के अंदर आर्य दर्शन है, अभिनव गुप्त है, भोज देव है, मम्मट है, राजशेखर है, जैसे कवि हुए उन कवियों ने अपनी रचनाएं की। उसके साथ साथ प्राकृत का जो प्रभाव देखें तो प्राकृत और अपभ्रंश पे जैन आचार्यों ने प्राकृत और अपभ्रंश के साथ जो पुरानी हिंदी है उसमें अपनी रचनाएं की, और उन रचनाओं के माध्यम से अपने काव्य की रचना करते रहे। हालांकि बताया जाता है कि उस दौरान जो वीर और श्रृंगार परक रचनाएं हैं वो देखने को मिली आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो यहाँ रस की दृष्टि से देख लो, भाषा की दृष्टि से देख लो, या साहित्य की दृष्टि से देख लो, तो इन सब पर नजर डालें तो ये जो वीरगाथाकालीन परिस्थितियां हैं या आदिकालीन जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के अंदर राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक, ठीक है, वो सारी की सारी जो परिस्थितियां वो अपने आप में विषम थी। ठीक है, और इन विषम परिस्थितियों में भी लोगों ने माफ करना, साहित्यकारों ने रचनाएं की, और रचना करने के साथ साथ समाज को उस समय की जो परिस्थितियां उन परिस्थितियों से अवगत करवाया। ठीक है, तो ये आदिकालीन परिस्थितियां, और कल अपना अगली कक्षा के अंदर अगला बिंदु उनकी प्रवृत्तियां और उस समय के जो प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं का हम लोग अध्ययन कर लेंगे।